नमस्कार। आज 13 फरवरी की तारीख और दिन सोमवार है। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूँ प्रेरणा और मैं हूँ मोहम्मद शाहिद। आज के पॉडकास्ट में बात अमेरिका में मिले रहस्यमयी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से लेकर त्रिपुरा की राजनीति और खेल की खबरों की। 至于你提到的其他的几只所谓不明飞行物的情况，我并不了解。但是呢， बीते एक हफ्ते में अमेरिका ने गिराई 4 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। चीन बोला हमें कोई जानकारी नहीं, अमेरिका मचा रहा है हल्ला। चीन के दावे में कितना है दम, इसकी भी करेंगे पड़ताल। ऐसा लगता नहीं कि इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एक के बाद एक ये बलून देखे गए हैं और ये करीब 40 जगह 5 कॉन्टिनेंट में देखे गए। विधानसभा चुनाव से पहले कैसे बदल रही है त्रिपुरा की राजनीति, सुनवाएंगे एक खास रिपोर्ट। When we can have a greater Tripaland, it will be we who will run the administration, who will make the policy for the betterment of the peoples of Tripura. होंगी खेल की खबरें और विश्व रेडियो दिवस पर आप श्रोताओं की आवाज भी। लेकिन इन सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल मोहम्मद शाहिद से। अदानी मुद्दे पर चर्चा की मांग के बीच विपक्ष के हंगामे के कारण आज राज्यसभा को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के कुछ अंश रिकॉर्ड से निकाले जाने को लेकर भी विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों को चेतावनी भी दी। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों में आई गिरावट के कारणों की जांच और नियामकों की मौजूदा भूमिका की जांच के लिए समिति के गठन पर केंद्र सरकार ने सहमति जता दी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ से सुझाए गए विशेषज्ञों में से ही समिति का गठन करे। सेबी की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हुए प्रभावों से निपटने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी अगरतला में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी ने शांति और कानून का राज स्थापित किया और त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार बनाकर इसे विकास के रास्ते पर लाया, वरना लेफ्ट पार्टी की सरकार के समय राज्य में चुनाव के दौरान भी हिंसा हुआ करती थी। आप मुझे बताइए, ये चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि नहीं है? एक समय था जब एक ही पार्टी के झंडे हर तरफ दिखते थे और किसी को तो एंट्री नहीं थी, और किसी ने झंडा लगाया तो शाम को डंडा आया। आपने रेड सिग्नल हटाकर भाजपा का डबल इंजन लगाया और आज त्रिपुरा विकास की पटरी पर लौट आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदानी का नाम अपने मुंह पर नहीं लाते हैं। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा और लोकसभा में अपनी बात रखते हैं, लेकिन एक बार भी अदानी का नाम उनके मुंह पर नहीं आता। इसका मतलब है कि सरकार इस दलदल में बुरी तरह फंसी हुई है, जांच से सरकार क्यों भाग रही है। साथ ही उन्होंने संसद में उनके भाषण के अधिकतर हिस्से को एडिट करने का भी आरोप लगाया। यरूशलेम में तकरीबन 17,000 इसराइलियों ने आज संसद के बाहर एक विधेयक को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये बिल जजों की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। वहीं संसद के अंदर इस विधेयक को लेकर सांसदों के बीच अराजकता देखने को मिली। पूर्व प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि नया धुर दक्षिणपंथी गठबंधन इसराइल को तानाशाही के अंधेरे में ले जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख ने कहा है कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 35,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि अब जोर बचाव कार्य के बाद बचे हुए लोगों की देखभाल है। संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ ने उत्तरी सीरिया के अलेप्पो शहर में पत्रकारों से कहा कि छत, खाना, स्कूल और मनोचिकित्सक सहायता पहुंचाना शुरुआती बचाव के चरण हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के आपातकालीन ऑपरेशन के प्रमुख जेमी लेसुअर ने तुर्की के गाजियान्टेप शहर में प्राथमिकताओं के बारे में बताया है। Shelter is the absolute priority of government. Tents, tents, tents. This is the thing that people need. And I can attest, I sleep outside too. It is cold. जेमी लेसुअर ने कहा कि छत इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। टेंट्स, टेंट्स और टेंट्स ये वो चीज है जो लोग चाहते हैं और मैं ये प्रमाणित करता हूं क्योंकि मैं बाहर सोया हूं। यहाँ सर्दी है, सर्दियों के लिए बने शेल्टर प्राथमिकता है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि टेंट्स सिर्फ अस्थायी समाधान है। ये तुरंत समाधान के लिए अच्छा है। ये इस तरह से है जब आप घाव पर बैंडेड लगा दें, लेकिन आप घाव की
प्रकृति को ही ना देखें। नेटो ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन में नया आक्रामक हमला शुरू कर दिया है। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि शांति की तैयारी करने की जगह राष्ट्रपति पुतिन और अधिक सैनिक हथियार भेज रहे हैं और क्षमता बढ़ा रहे हैं। स्टोल्टेनबर्ग ने वादा किया है कि नेटो यूक्रेन का समर्थन जारी रखेगा और हथियारों के उत्पादन को बढ़ाता रहेगा क्योंकि स्टॉक खत्म हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन जो विमान चाह रहा है उसकी डिलीवरी पर भी चर्चा होगी। मोल्डोवा में सरकार के इस्तीफे के बाद देश की राष्ट्रपति ने रूस पर राजनीतिक दखल का आरोप लगाया है। माया सेंडू ने कहा है कि मॉस्को की योजना रूस, मोंटेनेग्रो, बेलारूस और सर्बिया के नागरिकों को मोल्डोवा में दाखिल करने की है ताकि यहां पर प्रदर्शन भड़काया जा सके और रूस से सरकार नियंत्रित हो। राष्ट्रपति सेंडू का बयान ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बीते सप्ताह कहा था कि यूक्रेन ने मोल्डोवा को नष्ट करने के रूसी प्लान पर खोल कर रख दिया है। न्यूजीलैंड के कई इलाकों में चक्रवाती तूफान गैब्रियल का असर देखना शुरू हो गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस तूफान की वजह से तकरीबन 18,000 से ज्यादा घरों की बिजली चली गई है। अधिकारियों ने तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी दी है। इस तूफान को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। कुछ इलाकों में आपातकाल लगाने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तानी मूल के ब्रितानी अभिनेता जिया मोहिउद्दीन का निधन हो गया है। आज सुबह 92 साल की उम्र में जिया मोहिउद्दीन ने आखिरी सांस ली। बीबीसी हिंदी का यह न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है जो सोमवार से शुक्रवार भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे लाइव होता है। इसे bbchondi.com के लाइव पेज और पॉडकास्ट सेक्शन के साथ साथ आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा ये पॉडकास्ट गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे मोबाइल ऐप्स पर भी उपलब्ध हैं। अब चलते हैं आज के कार्यक्रम के विषय की ओर। शाहिद, जो बहुत दिलचस्प है क्योंकि अमेरिका में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जिस पर अभी तक राज जो है वो गहराया हुआ है। और जो ये बीते बुधवार की बात है कि अमेरिका के जो पश्चिमी राज्य मोंटाना, उसमें एक गुब्बारा आसमान में उड़ता पाया गया था। हम सबको पता है कि उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ। अमेरिका ने इसे एक जासूसी गुब्बारा बताया, फिर आरोप पर चीन पर आरोप लगे कि इसके पीछे उसी का हाथ है। फिर आखिरकार 4 फरवरी को जो है वो इसको मार गिराया गया जब वो अमेरिका की सीमा से बाहर दाखिल हुआ था। लेकिन 4 फरवरी से लेकर शायद 12 फरवरी तक ऐसे 3 और मौके आए जब अमेरिका के अलग अलग इलाकों में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखी गईं और आरोप की सुई एक बार फिर चीन की ओर टिक गई है। हालांकि इस बार अमेरिकी सरकार या वहां का रक्षा विभाग सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रहा है। हाँ, वो उनका ये अभी तक साफ तौर पर ये नहीं कहा गया, ना तस्वीरें इसकी आई हैं, क्योंकि अब तक जो 4 फरवरी को जो पहली चीज मिली थी वो गुब्बारा था, लेकिन उसके बाद की जो 3 चीजें सामने आई हैं वो क्या चीजें हैं वो अब तक क्लियर नहीं है और अमेरिका इसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कह रहा है। बिल्कुल, यहाँ तक कि यूएस नॉर्दर्न कमांड के जनरल हैं ग्लेन वैन हर्क, उनका कहना है कि वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चीजें, जैसा आपने कहा, इसलिए उन्हें वो जो हैं इसलिए इन सारी चीजों को गुब्बारा ना कहकर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी उड़ने की चीज कह रहे हैं। Certainly the event off the South Carolina coast for the Chinese spy balloon, that was clearly a balloon. जनरल कह रहे हैं कि निश्चित रूप से दक्षिण कैरोलिना तट पर गिराया गया चीनी जासूसी गुब्बारा स्पष्ट रूप से एक गुब्बारा था, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं बता सकता कि ये आसमान में ऊपर कैसे उड़ती हैं। ये कोई गैस वाला गुब्बारा हो सकता है या किसी प्रकार का कोई प्रोपल्सन सिस्टम। तो ये एक बात कही, लेकिन उधर जो है एक बहुत अहम चीज़ ये उठकर आ रही है प्रेरणा के बार बार कहा जा रहा है कि ये क्या चीज़ है। जैसे यूएफओ की बात की जाती है, एलियंस की बात की जाती है, वो सारी चीज़ें भी आ गई है। लेकिन जनरल ग्लेन वैन हर्क जिनकी बात अभी आपने सुनवाई, उन्होंने एलियन की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया है। वहीं अमेरिका की सहायक रक्षा मंत्री हैं मेलिसा डाल्टन, उनका कहना है कि इस महीने की शुरुआत में एक चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद अमेरिकी हवाई क्षेत्र की और अधिक सख्ती से जांच की जा रही है और शायद इस वजह से एक के बाद एक कई चीजें मिल रही हैं क्योंकि अमेरिका बहुत सावधान हो गया। लेकिन इसी बीच चीन जो है वो खुल के कह रहा है और उसने कह दिया है कि उसका इन सब चीजों में कोई लेना देना नहीं है। पहले गुब्बारे वाली जो शुरुआत में जो पाया गया था उसको लेकर चीन साफ था, उसने कहा कि हाँ ये उसका है, लेकिन उसका ये कहना था कि ये जासूसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो वैज्ञानिक चीजों के लिए, मौसम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब जो अमेरिका की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है वांग वेनबिन, उनका कहना है कि चीन को इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की कोई जानकारी ही नहीं है और अमेरिका जो है वो हो हल्ला मचा रहा है। 我们已经多次表明，中国民用无人飞艇误入美国领空。
तो ये वोंग वेनबिन है, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि हमने बार बार कहा है कि अमेरिकी हवाई क्षेत्र में मिला हमारा सिविलियन एयरशिप रास्ता भटक गया था। उसका मकसद मौसम संबंधी जानकारियां जुटाना था। हमने इस पर खेद भी जताया, लेकिन बाकी मिले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से हमारा कोई संबंध नहीं है। अमेरिका बार बार अज्ञात वस्तुओं को अपनी एडवांस मिसाइल से गिरा रहा है और जबरदस्ती शोर मचा रहा है, ये चीन कह रहा है। जी शायद, और इसी के साथ चीन ने एक बड़ा दावा भी कर दिया। उसने कहा कि जनवरी साल 2022 से अब तक अमेरिका ने उनके हवाई क्षेत्र में 10 से भी ज्यादा दफे जासूसी गुब्बारे भेजे हैं। ये अब ये चीन का नया आरोप आया है, जबकि जब शुरुआत में जब बात हुई थी, जब 4 फरवरी को मार के गिराया गया था, उससे पहले ये कोई बात नहीं आई थी। लेकिन अब ये प्रतिक्रिया आ गई है चीन की कि वो कह रहा है कि उसके यहाँ पर इससे 10 से ज्यादा भेजे गए हैं। लेकिन इस पर अमेरिका ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा है, प्रेरणा। और इस विवाद से जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल रहे हैं और जिस पर भी बात होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले जो मैं बात करूं, तो जिस गुब्बारे की बात की गई, जो पहला मिला 4 अब तक फ्लाई ऑब्जेक्ट्स थे, जिसमें से एक साफ है कि वो गुब्बारा था, बाकी 3 चीजें अब तक साफ नहीं है। तो पहला साफ है कि 28 जनवरी को अमेरिका को इसका पता चला था, 4 फरवरी को इसको मार के गिराया गया। अब अमेरिका कहता रहा है कि ये जासूसी की जा रही थी, उसके न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं, जो एयरशिप है, जो सब कुछ है, उसकी जानकारी चीन जुटाना चाहता था। वहीं चीन का कहना है कि ये तो सिर्फ मौसम के लिए था। दोनों के अपने अपने दावे हैं। तो ये तो एक क्लियर हो पाया कि वो क्या चीज थी, अभी साफ नहीं हो पाया। वहीं जो 3 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की बात अब की जा रही है, उन्हें भी लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। एक 10 फरवरी को मिला, एक 11 फरवरी को, एक 12 फरवरी को। तो ये तीनों फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो है, इनको मार गिराया गया है। तो जो पहला मिला था उसको कहा जा रहा था कि एक छोटी कार के आकार का है, और वहीं जो 12 फरवरी को जो मिला उसको एक अष्टकोणीय आकार की चीज बताई जा रही है, जिसमें एंटीना वगैरह लगा हुआ है। और 4 फरवरी को मार गिराए गए गुब्बारे का मलबा जो है वो अटलांटिक महासागर से मिल गया था। लेकिन इन तीनों चीजों का मलबा जो है ढूंढने में टीमें लगी हैं, लेकिन खराब मौसम, बर्फीली हवाओं और बर्फबारी के कारण इस काम में मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन एक तरफ प्रेरणा, ये तो हो गई बात, लेकिन एक चीज और आती है। जब अमेरिका के कई अधिकारी हैं, उनमें से एक अधिकारी ने ABC न्यूज से कहा है, जो अमेरिका का एक बड़ा चैनल है, उससे कहा है कि ये सभी चीजें जो हैं वो मौसम विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले गुब्बारे हैं। उन्होंने ये बात कह दी है, जबकि अमेरिका ने अभी खुलकर ये बात नहीं स्वीकार की है। तो ये एक अधिकारी, इनका नाम भी अभी सार्वजनिक नहीं है, उनका कहना है कि ये कोई जासूसी डिवाइस नहीं है। तो अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी का ये कहना है। वहीं चीन भी यही कह रहा है, जबकि अमेरिका न केवल अपने देश में शायद, बल्कि दूसरे देश जैसे जापान, ताइवान, वियतनाम, भारत में भी एयर बलून के जरिए चीन पर जासूसी के आरोप और उसने लगाए हैं कि ऐसा चीन करता है। तस्वीर धुंधली है। हाँ, सवाल उठते हैं कि ये चीजें आखिर क्या हैं। ये बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीजें हैं और किस तरीके से बार बार इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। क्या ये वाकई अमेरिका की जासूसी की कोशिशें हैं या कुछ और इसके पीछे हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने बात की है रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच से। 10, 11 और 12 फरवरी को वो छोटे थे, वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स थे जो देखे गए हैं। तो वो ऐसा लगता है कि वो स्पाई शिप हो सकते हैं, मगर उनके बारे में इतना कहना मुश्किल है। मगर उनको भी बर्बाद इसलिए किया गया अमेरिका द्वारा क्योंकि वो 20,000 फीट की हाइट पे हैं, और जो हवाई जहाज, जो सिविल एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके रास्ते में पड़ सकते हैं और हादसा हो सकता है। यूं तो वो नॉन काइनेटिक मिलिट्री जो ऑब्जेक्ट थे, मगर ये सच्चाई है कि वो एक प्रकार से हिंड्रेंस हो सकते हैं सिविल एविएशन के तौर पे, इसलिए उनको भी बर्बाद किया गया। जी, चीन लगातार कह रहा है कि अमेरिका इन सब चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, बहुत हो हल्ला कर रहा है। तो एक देश के नाते, एक सिक्योरिटी अपने देश की मजबूत होने के नाते, कि क्या अमेरिका की ये कार्रवाई जायज है या बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है? देखो, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा लगता नहीं कि इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एक के बाद एक ये बलून देखे गए हैं, और ये करीब करीब 40 जगह 5 कॉन्टिनेंट में देखे गए हैं, और ये जो बलून 4 फरवरी को डिस्ट्रॉय किया था अमेरिका ने, वो तो इसमें कोई शक नहीं कि स्पाई शिप लगता है वो, और वो सर्विलेंस के लिए था। और जो चीन उसको नकारा कर रहा है कि ये एक प्रकार से वेदर मॉनिटरिंग एयरशिप है, मगर मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इसको बढ़ा चढ़ा कह रहा है। और बहुत बड़ी पब्लिक ओपिनियन इसके अगेंस्ट थी। जब देखा गया तो पब्लिक प्रेशर भी पड़ा है कि इसको जल्दी से जल्दी बर्बाद करना है। क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे किसी देश की खुफिया जानकारी निकाला जाए, जैसे अभी गुब्बारा जैसी चीजें देखने को मिली? देखो, ये सच्चाई है
कि आज की तारीख में सभी जो बड़ी बड़ी देश हैं उनके पास सैटेलाइट है और सैटेलाइट से आप सारी खबरें हासिल कर सकते हो। मगर ये भी बात है कि अगर सैटेलाइट है तो फिर ये स्पाई बलून का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? तो सैटेलाइट के थ्रू जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका एक प्रकार सर्वेलेंस कर लिया। मगर ये भी सच्चाई है कि जो सैटेलाइट है वो बहुत ऊपर होती है, उसमें हो सकता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हासिल ना की जा सके, इसलिए बलून का भी इस्तेमाल किया जाता है। और बलून जो है बीफ अप है इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको सैटेलाइट से मिली उसको एक प्रकार आप वेरीफाई कर रहे हो दोबारा, वो स्पाई जो बलून है उससे हो सकता है। तो प्रेरणा, ये थे रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाज। तो कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ने से पहले आप श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना। Hi, this is Huma Qureshi, and as you all know, our Indian sportswomen have been doing so well in the recent past. So come and vote for your favorite BBC Sportswoman of the Year and support these change makers. इंतजार खत्म हुआ, चुनिए अपनी पसंदीदा महिला खिलाड़ी को। BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का ये चौथा साल है। ज्यूरी ने चुना है 5 खिलाड़ियों को। इन 5 में से किसी एक को मिलेगा अवार्ड और उसका फैसला करेंगे आप अपने वोट से। अवार्ड के 5 दावेदार हैं। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, कुश्ती की खिलाड़ी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और बॉक्सर निखत जरीन। अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को वोट देने के लिए आइए bbchindi.com पर। हमारे हर पन्ने पर वोटिंग बटन मौजूद है और वोट देने में 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो चुनिए BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर में ज़रूर वोट करें। और अगर वोट के लिंक के लिए आपको जाना है तो हमारे इस वक्त फेसबुक लाइव पे जो है आप वो लिंक देख सकते हैं, पिन टू टॉप है। इसके अलावा bbchindi.com की वेबसाइट पर आएँ और कोई भी स्टोरी पढ़ें, उसमें आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। वोट ज़रूर करें। ये BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। कार्यक्रम में आगे विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा की बदलती राजनीति पर सुनवाएंगे खास रिपोर्ट। विश्व रेडियो दिवस पर आप श्रोताओं की होगी आवाज। साथ ही खेल की खबरों के साथ होंगे आदेश कुमार गुप्त। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर आपकी टिप्पणियों पर डालते हैं नजर। बिल्कुल, तौहीद अहमद फेसबुक पे लिखते हैं कि उनकी टिप्पणियां बहुत कम पढ़ी जाती हैं। चलिए, उनका नाम आज हमने ले दिया है। इसके अलावा जो है मनोहर चमोली, मनु, विजय पांडे सब कमेंट्स कर रहे हैं। विजय पांडे कहते हैं कि त्रिपुरा से उनका गहरा नाता रहा है। बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा पे हम अभी एक स्पेशल रिपोर्ट भी सुनवाएंगे। वहीं संगीता खटके हैं, वो कह रही हैं कि मैंने अपना वोट कर दिया है। तो हम जो अपील कर रहे हैं इस पर लोग जो है बहुत अच्छी बात है। ब्रजमोहन शाह कहते हैं कि वो जो है वो अर्धसैनिक बल में तैनात हैं और आपका प्रोग्राम पिछले 18 सालों से सुनते आ रहे हैं, बगैर सुने नींद नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजमोहन जी। कुलदीप सिंह जाखड़ हैं शाहिद, कह रहे हैं कि सबसे पहले जिस गुब्बारे को नष्ट किया गया था वह एक चीनी जासूसी गुब्बारा था, लेकिन बाकी के गुब्बारे सवाल पैदा कर रहे हैं। इन गुब्बारों के दिखने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह एलियन से जुड़े हो सकते हैं। वही सवाल जो तमाम लोग उठा रहे हैं। रुक करते हैं अपने पॉडकास्ट के दूसरे पड़ाव की ओर और बात करते हैं त्रिपुरा की। 60 सीटों वाली त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव जो है प्रेरणा 16 फरवरी को हो रहा है और जो इसके रिजल्ट हैं 2 मार्च को आएंगे। 2018 में चुनाव हुए थे, बीजेपी ने जो है जीत हासिल की थी और जो 25 साल से वहां पर लेफ्ट पार्टी का दबदबा था वो खत्म कर दिया था। और अब जो है चुनाव हो रहे हैं और इस बार लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है। वहीं सामने जो है बीजेपी और इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT का गठबंधन है। दोनों आमने सामने हैं। लेकिन इसमें बड़ा अहम एक मोड़ ये आया है कि इस चुनाव में जो है वो रॉयल प्रिंस की पार्टी है तिपरा मोटा, वो मैदान में उतर गई है। और अक्टूबर 2021 की अगर बात करें तो सांप्रदायिक तनाव भी देखने को मिला था। बांग्लादेश की घटना के बाद बांग्लादेश में कई मंदिरों पर हमला हुआ था। तो बहुत दिलचस्प माना जा रहा है। और इस चुनाव में अब कैसा माहौल है, क्या मुद्दे हो सकते हैं, इसी पर नजर डाल रही है ये अगरतला से BBC संवाददाता कीर्ति दुबे की खास रिपोर्ट। पूर्वोत्तर की राजनीति उत्तर और मध्य भारत की राजनीति से काफी अलग है। त्रिपुरा में 8% मुस्लिम आबादी है। यहाँ सांप्रदायिकता अतीत में कभी मुद्दा नहीं रहा, लेकिन साल 2021 में बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल में जो हिंसा हुई उसकी आंच त्रिपुरा में आई। राज्य में सांप्रदायिक हिंसा हुई, कुछ ईदगाह और मुसलमानों की दुकानें जलाने की घटनाएं रिपोर्ट की गईं।
हम अगरतला से 65 किलोमीटर दूर ऐसे ही एक गांव होरीजोला पहुंचे। इस गांव में एक नमाज पढ़ने की कमरे को अक्टूबर 2021 में जलाया गया था, लेकिन यहाँ कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। कैमरा बंद होने पर हमें ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि थोड़ा तो यहाँ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लेकिन डर के कारण वो बात नहीं करना चाहते। हालांकि इस चुनाव में 2021 में हुई ये घटना या इसके बाद की हुई छोटी मोटी घटनाएं कोई मुद्दा नहीं है। त्रिपुरा में विधानसभा स्पीकर रह चुके और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रतन चक्रवर्ती कहते हैं, स्टेट में एक दो स्ट्रे इंसिडेंट को अगर आप बड़ा करके दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई असर नहीं पड़ा है। दो कम्युनिटी में ऐसा कोई क्लैशेस नहीं हुआ है, कोई नहीं मरा। थोड़ा स्ट्रे इंसिडेंट हो सकता है, ये जो भी कोई मिसक्रिएंट्स भी कर सकता है। लेकिन बीजेपी की सरकार पर एक बड़ा आरोप है राजनीतिक हिंसा और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का। त्रिपुरा में सीपीआईएम के महासचिव जितेंद्र चौधरी का कहना है, आप कोई ये मोटर स्टैंड से एक गाड़ी लेकर वहाँ पे सीपीआईएम का झंडा लगाकर पूरब डायरेक्शन में 15 किलोमीटर जाइए, दक्षिण में 15 किलोमीटर जाइए और उत्तर में 15 किलोमीटर जाइए, आप अनहर्टेड, आपका गाड़ी पर कोई हमला नहीं हुआ, आप वापस आ पाते, हमको आप 1 करोड़ रुपए आपके इनाम देंगे हम। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक हिंसा त्रिपुरा में पहली बार हो रही है। लेफ्ट और कांग्रेस के दौर में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस बार हिंसा पहले के मुकाबले कई ज्यादा है। त्रिपुरा की राजनीति को बेहतर तरीके से समझने वाले और टेलीग्राफ अखबार के लिए 30 सालों तक त्रिपुरा को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता कहते हैं, The law and order has all along been extremely brutal, extremely bad. बीजेपी के 5 सालों में राज्य में शासन व्यवस्था काफी बुरी रही है। विपक्षी पार्टियों के खिलाफ राजनीतिक हिंसा हुई, राजनीतिक दलों के दफ्तर तोड़े गए, बड़े नेताओं की प्रतिमाएं गिरा दी गईं। 5 सालों में त्रिपुरा में कोई चुनाव सही से नहीं हुए हैं। पंचायत, लोकसभा, सिविक चुनाव, 4 विधानसभा उपचुनाव कोई भी सही से नहीं हुए। सरकार ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। लेफ्ट इस चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई बता रहा है। त्रिपुरा के चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है त्रिपुरा के रॉयल प्रिंस प्रद्योत विक्रम मणिके देवबर्मा की एक नई पार्टी त्रिपुरा मोर्चा। ये पार्टी यहाँ की 31% जनजातीय आबादी के लिए एक अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने की बात कर रही है। आदिवासी जनजातीय लोग त्रिपुरा के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। साल 2018 में बीजेपी ने इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT के साथ गठबंधन किया और इस पार्टी की नींव ही अलग त्रिपुरा लैंड बनाने की मांग के साथ रखी गई थी। लेकिन बीते 5 सालों में ना तो IPFT ने इस बारे में बात की और ना ही बीजेपी ने। लेकिन इस चुनाव में उसी पुरानी मांग को लेकर एक नई चुनावी पार्टी फिर से मैदान में है। त्रिपुरा में आई नई पार्टी त्रिपुरा मोर्चा के प्रवक्ता एंटनी देव वर्मा का कहना है, So we are also saying when we can have a greater Tripura land, it will be we. हम कह रहे हैं कि जब ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होगा तो हम प्रशासन चलाएंगे, नीतियां बनाएंगे त्रिपरासा लोगों की बेहतरी के लिए। देखिए, हमें गृह मंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन हमारे मुखिया ने साफ कहा कि हमें लिखित में दीजिए और वो कानूनी रूप से बाध्य होना चाहिए। In a written form and that written form would be legally binding. बीजेपी और लेफ्ट दोनों ही इस मांग को जनजातीय लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताती हैं। हालांकि ग्रामीण त्रिपुरा खासकर आदिवासी जनजातियों के इलाके में त्रिपुरा मोर्चा को लेकर कई नौजवानों में उत्साह नजर आता है। त्रिपुरा में लगभग 40 लाख की आबादी है, लेकिन ये राज्य पूर्वोत्तर की राजनीति में काफी अहम है। लेफ्ट के लिए ये खुद को बचाने की लड़ाई है और बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर में खुद को मजबूत करने की। और इन सब के बीच एक पार्टी त्रिपुरा मोर्चा किंग मेकर बन सकती है, लेकिन किसके हिस्से में क्या आएगा इसका पता 2 मार्च को चलेगा। तो ये तो थी कीर्ति दुबे की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं खेल की खबरों की ओर। और खेल की खबरों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खेल पत्रकार आदेश कुमार गुप्त बैठे हैं। प्रेरणा, कल से और आज से जो है विमेन क्रिकेट जो है वो एकदम शबाब पर है, बिल्कुल सुर्खियों में है, शबाब पर है, क्योंकि कल पाकिस्तान को हराया और
भारत की शुरुआत हो गई T20 वर्ल्ड कप में और आज विमेन प्रीमियर लीग में नीलामी हुई है खिलाड़ियों की। आदेश जी। जी हाँ शाहिद और प्रेरणा जी, देखिए कल तो खैर मैदान में खिलाड़ियों का जलवा था, लेकिन आज भी खिलाड़ियों का जलवा था, लेकिन उनकी पॉकेट काफ़ी भारी हो गई। जैसा कि आपने कहा कि विमेंस प्रीमियर लीग के लिए नीलामी की घोषणा हुई, 1500 प्लेयर इसके लिए रजिस्टर्ड थे, 448 शॉर्टलिस्ट हुए, 90 खिलाड़ियों की बोली लगनी है और मुंबई में ये सब हुआ। और 12 करोड़ हर फ्रेंचाइज के पास है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस, यानी कि भारतीय पुरुषों की जो लीग होती है, यानी इंडियन प्रीमियर लीग, भारतीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की, उसी से मिलते जुलते काफ़ी नाम, लेकिन किसकी जेब में कितना पैसा गया और कौन खिलाड़ी किसके पास गई बताते हैं अब आपको। हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस के नाम हुई 1.8 करोड़ में, स्मृति मंधाना 3.4 करोड़, सबसे ज्यादा महंगी स्मृति रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। जी हाँ, अभी और भी कई खिलाड़ी हैं जो करोड़पति बनी हैं। शेफाली वर्मा 2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स के खाते में गई और ये वही शेफाली वर्मा है जिनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप टीम जीती है। बिल्कुल, आपको सब याद है। इंग्लैंड की सोफी एक्सेलस्टोन 1.8 करोड़ में यूपी वॉरियर्स के पास और जेमिमा रॉड्रिक्स भी 2.2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स की हो गई। और इसके अलावा एशले गार्डनर भाई 3.20 करोड़। एशले गार्डनर जी, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी और गुजरात के पास गई हैं वो। तो महिला क्रिकेट को एक तरीके से अब तक माना जाता था कि बहुत कम पैसा है, और अगर आईपीएल की बात करें तो उस लिहाज से भी बहुत कम बोली, क्योंकि आईपीएल में तो पुरुष खिलाड़ी की 15-15 करोड़। देखिए अब मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा। इंग्लैंड के सैम कुरेन 18.5 करोड़, बेन स्टोक्स 16.25 करोड़, कैमरून ग्रीन 17.50 करोड़, क्रिस मॉरिस 16.25 करोड़, निकोलस पूरन 16 करोड़, युवराज सिंह 16 करोड़ और पैट कमिंस 15.5 करोड़। तो बराबरी की तो बात की जा रही है, लेकिन अभी काफ़ी फासला है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि धीरे धीरे बराबरी की तरफ छोटे छोटे कदम उठ रहे हैं और बराबरी कदम उठ रहे हैं। महिला क्रिकेट को भी पसंद किया जाने लगा है। आदेश, कल देखा गया इंडिया पाकिस्तान का मैच था, बहुत लोगों ने देखा है, बहुत तारीफ हुई है उसमें रोड्रिगेज की, जेमिमा की और रिचा की बल्लेबाजी की। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से 4 विकेट खोकर 149 रन बनाए थे और एक समय 16 ओवर के बाद दोनों टीमों का स्कोर बराबर था, लेकिन उसके बाद क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है जेमिमा रॉड्रिक्स और रिचा घोष ने। चौकों की एक तरह से बौछार कर दी। केवल 38 गेंदों पर 53 रन आबाद रहते हुए 8 चौकों की मदद से बनाए जेमिमा रॉड्रिक्स ने, और रिचा घोष ने 20 गेंदों पर 31 रन बनाए, जिसमें उनके 5 चौके शामिल थे। और क्या उनका फुटवर्क था, ऐसा लग रहा था जैसे वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी वहां पर जमी हुई है। पुरुष क्रिकेट के मुकाबले जिस तरह से किए जाते हैं कि विमेंस क्रिकेट में इतना अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जब मैं एक्शन रिप्ले देख रहा था आज, तो पाकिस्तानी बॉलर्स को किस तरह से उन्होंने हैरान किया। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी मिसबा मारूफ की, जिन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी पारी खेली, लेकिन वो कप्तानी पारी और अब बुधवार को भारत का सामना वेस्ट इंडीज से होगा। लेकिन फिलहाल आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है, जहां थोड़ी देर पहले 89 रन था आयरलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। अब प्रीमियर लीग की बात कही तो मैं जानकारी दे दूं, आज से पाकिस्तान सुपर लीग भी शुरू हो रहा है और आज पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के बीच है। पाकिस्तान सुपर लीग, आप जानते हैं भारत का पाकिस्तान का रिश्ता कैसा है, इतना कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी भले ही थोड़ा अफसोस मना रहे हैं कि वो, क्योंकि ना तो पुरुष वर्ग में खेल पाते ना उनकी महिलाएं, और उनकी कप्तान भी थोड़ा निराश है। लेकिन पाकिस्तान में लीग का होना कामयाबी के साथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पाकिस्तान में भविष्य के क्रिकेट के रास्ते खुलेंगे और जो डर विदेशी टीमों में रहता है वो समाप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे अपडेट्स के लिए। और यहाँ बात हो गई क्रिकेट की, अब बात करते हैं प्रेरणा रेडियो की, जो आज का सबसे दिलचस्प सेगमेंट है। और क्योंकि आज विश्व रेडियो दिवस है और बीबीसी हिंदी डिजिटल रेडियो और पॉडकास्ट की ओर बढ़ चुकी है, लेकिन पारंपरिक रेडियो शायद आज भी एक बड़े वर्ग के संचार और मनोरंजन का माध्यम है, जिसे आप ट्रांजिस्टर कहते हैं। 1946 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन से संदेश भेजा गया था और संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व रेडियो दिवस को मान्यता दी। तो हम बीबीसी हिंदी रेडियो के पुराने श्रोताओं से रेडियो और पॉडकास्ट पर वो क्या सोचते हैं, ये सुनते हैं। नमस्कार, मैं डिब्रूगढ़ असम से उमेश कुमार बोल रहा हूँ। आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर हमारे सभी श्रोताओं को बीबीसी के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। ये वो रेडियो है जिससे हम लोग बचपन में सुन करके छोटे से लेकर के बड़े हुए, और बहुत सारी परिस्थितियों के कारण से ये शॉर्टवेव पर प्रसारण बंद हो गया, उससे हम लोग दुखित हुए। लेकिन आज की तारीख में पॉडकास्ट उपलब्ध है, उसमें वो मजा नहीं आता जो शॉर्टवेव पे प्रसारण में आया करता था। एनी हाउ, हमारी जो है बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इससे। जैसे जब 1984 में
इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उस समय मैं किसी दूसरे गांव में था। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, कोई भी ऐसा माध्यम नहीं था, प्रसारण वाले चैनल भी नहीं थे। तो दूसरे के घर पर जाकर के बीबीसी लगा करके हम लोग सुने तो पता चला। रेडियो के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। वो अखबार तो आए थे लेकिन गांव में तो अखबार तो नहीं पहुंचते थे। इस तरह की बहुत मार्मिक यादें हैं उनके साथ। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर मैं जंग बहादुर सिंह गोल पहाड़ी जमशेदपुर की तरफ से तमाम श्रोताओं एवं प्रस्तुतकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। रेडियो प्रसारण के इस 100 साल के सफ़र में मैं भी पिछले 45 साल से इसका हम सफ़र रहा हूं। इस दौरान इसके तकनीक में कई बदलाव मैंने देखे। जैसे शुरुआत में रेडियो बहुत बड़ा हुआ करता था, उसके बाद ट्रांजिस्टर का दौर आया। अब ज़माना है इंटरनेट प्रसारण का, जिसके तहत डिजिटल एवं पॉडकास्ट ब्रॉडकास्टिंग के दौर चल रहा है। पॉडकास्ट तकनीक में अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रोग्राम को हम अपने समय से जब चाहें तब सुन सकते हैं, जितना बार चाहें उतना बार सुन सकते हैं। आलम खान, मुक्काम पोस्ट कांडली, तालुका दिग्रस, जिला यवतमाळ, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में विश्व के रेडियो श्रोताओं को हार्दिक शुभेच्छाएं पेश करता हूँ। नए युग में पुराने रेडियो कार्यक्रमों को बहुत मिस करता हूँ। मैं बीबीसी हिंदी के कार्यक्रमों को 50 सालों से सुनता आ रहा हूँ और खास कार्यक्रमों को रिकॉर्ड भी किया है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष भारतीय रेडियो श्रोता संघ, ग्राम कैथनपुरा, पोर्ट सातनपुरा, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं 89 से बीबीसी हिंदी रेडियो का श्रोता रहा हूं। हमारा जो लगाव हुआ है रेडियो के प्रति और जो मैंने रेडियो को अपना माना है, भारतीय रेडियो श्रोता संघ बनाया, तो बीबीसी, इसका श्रेय पूरा बीबीसी को जाता है। इसलिए बीबीसी ने मुझे प्रेरणा दी रेडियो सुनने के लिए, और मुझे एक रेडियो श्रोता और एक क्या कहते हैं रेडियो का दीवाना मुझे बीबीसी ने बनाया। बीबीसी हिंदी सेवा की तरफ से भी आप सभी श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीबीसी दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाल रहे थे रविशंकर कुमार। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे और मेरे साथी शाहिद को दें इजाजत। नमस्कार।